चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भाई, जल्दी आ जाइए और शुरू करें आज की क्लास। और आज का टेस्ट है। आज मैंने एक टेस्ट रखा है आपके लिए भाषा कौशल के ऊपर। देखिए यहाँ नीचे मैंने प्रश्न भी डाल दिए किस सीटेट में आए हैं प्रश्न। तो कुछ प्रश्न का आज टेस्ट लूंगा क्योंकि भाषा कौशल करा चुका था। देखें आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। वेरी गुड गुड़िया। रेनू, आज तुम्हारा टेस्ट है, लगभग 30-40 क्वेश्चन हमें कर लेने हैं आज। इस 1 घंटे में हमें पूरे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक टॉपिक सिखाऊंगा जैसे मैंने भाषा कौशल पिछली बार कराया था आपको, तो उस पर आज टेस्ट है, ठीक है ना। फिर मैं एक और टॉपिक कराऊंगा, उस पर टेस्ट रखूंगा। इस तरह से रखूंगा जिससे आपकी तैयारी भी पता लग जाए। और एक काम करो, हम पढ़ रहे थे भाषा कौशल, एक चीज रह गई, सुन लीजिए इसे। भाषा कौशल, इस पे सुन लीजिए। भाषा कौशल अगर मुझसे पूछेंगे आप तो कितने हैं? 4 आया था। थोड़ा जल्दी करूंगा ताकि मैं टेस्ट पे आऊं। 4 है कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये बात समझ में आई थी। और मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूं, LSRW। और अगर लिखना चाहूं तो सु बो प ली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बिना अर्थ के नहीं है। बोलना तब होगा जब अर्थ से बोला जाएगा, पढ़ना तब होगा जब अर्थ से पढ़ा जाएगा, लिखना तब होगा जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति लिख कर दिखाएंगे। पर देखिए, भाषा कौशल पे एक चीज रह गई थी बच्चे। गुड मॉर्निंग। भाषा कौशल पे एक चीज रह गई जो तुम्हें बता दूं, बड़ा आसान है ये, कुछ कोई मुश्किल नहीं है। सुनिएगा, भाषा कौशल पे एक चीज रह गई थी। भाषा कौशल के विकार। विकार माने डिजीज, बीमारियां, रोग। भाषा कौशल कभी सुना होगा आपने, डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज। सीखते जब बच्चा कुछ सीखता है, चाहे बोलना सीख रहा है, चाहे पढ़ना सीख रहा है, चाहे हिंदी सीख रहा है, चाहे मैथ सीख रहा है, कुछ भी सीख रहा है, तो सीखते समय कभी कभी बच्चा, टीचर सब कुछ सिखा तो सकता है, पर कई बार बच्चे में कुछ डिजीज होती है, कुछ बीमारियां होती है जिस कारण वो नहीं सीख पाता। और पढ़ते समय पढ़ने से रिलेटेड कुछ डिजीज होती है, जो हिंदी भाषा के तौर पे 4 डिजीज आती, 4 बीमारी आती। तो मैं कह रहा हूं भाषा कौशल के विकार, सॉरी विकार ही लिख दिया मैंने यहाँ, विकार। ये चीजें हटा दूं मैं, 1 मिनट रुकिएगा। मैं अगर तुमसे कहूं इसे हटा लूं, सुनना, बोलना, पढ़ना 4 कौशल तो होते हैं, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं भाषा कौशल की, अगर मैं कहूं अक्षमताएं। बच्चे के अंदर क्षमता तो है, पर भाषा कौशल से रिलेटेड कुछ अक्षमताएं भी बच्चों में होती है। अक्षमता मानी कितनी क्षमता नहीं होती कि वो कौशल सीख ले बच्चा। तो भाषा कौशल की अक्षमताएं होती हैं, या फिर निर्योग्यता भी कहते हैं, या विकार कहते हैं, परिवर्तन विकार कह देते हैं, या बीमारियां कह देते हैं। एक तरीके से कुछ विकार होते हैं कौशल से रिलेटेड। और तुमने नाम सुना होगा, मैं एक एक करके कौशल की पहली बीमारी का नाम बताता हूं। ये कई बार पूछा जाता है, कभी आपने सुना होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, बस इसे बताना है मुझे, डिसलेक्सिया। सुन लीजिए, ये कई बार पूछा जाता है डिसलेक्सिया क्या है। मैं सुनिएगा सर, मैथ्स का भी क्लास लाइव में देख लेंगे सर। मैथ्स की हाँ देख लेना। देखिए डिसलेक्सिया लाइव देख लेना। अब चलिए कोई नहीं। डिसलेक्सिया एक होता है डिसग्राफिया, सुनते रहिएगा, कुछ बीमारियां हैं, ये कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। एक और होता है, इंग्लिश मैं लिखता जा रहा हूं, फिर बाद में आपसे बात करूंगा। एक होती है डिस्फोनिया, सुनते रहिए, डिस्फोनिया, कुछ लिख रहा हूं सुनते जाइए। एक होती है डिस्फेजिया, सुनिए, डिस्फेजिया। और एक होता है डिस्प्रेक्सिया। ये 5 डिजीज याद रखना, एग्जाम में ज्यादातर आपको डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया ज्यादा पूछी जाती हैं। डिस्फेजिया और एक है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, सुनते रहिए, मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं, डिस्प्रेक्सिया, आधा का लगा लीजिए, डिस्प्रेक्सिया। सुनते रहिएगा, टेस्ट लूंगा आज मैं। डिस्प्रेक्सिया, मैं भी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है डिस्प्रेक्सिया, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात। क्या सभी आ गए हैं? क्या सभी उपस्थित है? जरा बताइए, क्या सभी उपस्थित हैं कि नहीं, बताइएगा। क्या सभी उपस्थित हैं, जरा बताइएगा। चलिए, क्या सभी उपस्थित हैं? 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, अब बताइए। हाँ, क्या सभी उपस्थित हैं? तो देखिए भाई, कुछ नहीं, बस इसे खत्म कर रहा हूं बच्चे मैं, देखिएगा। ये कुछ बीमारियां हैं। भाषा कौशल हमारे 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना। बहुत ज्यादा नहीं बताना इसमें, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, और क्या लिखा है बच्चे मैंने, लिखना। ये 4 डिजीज है, इसमें सुन लीजिए, सुनिए, सुनाई दे रहा है? चलिए ठीक है। जब बात आती है डिसलेक्सिया की, तो देखिए पहले मैं डिसलेक्सिया शो कर रहा हूं। यहां पहले मैं बता रहा हूं डिसलेक्सिया, इधर ही बताता हूं, यहां कुछ चीजें लिख रहा हूं, सुनिए। डिसलेक्सिया में होता है पठन विकार। पठन विकार, बस जल्दी खत्म कर देता हूं, सुनिए। पठन विकार का मतलब है, कई बार बच्चा रीडिंग करता है, अब पढ़ते समय उसे कोई भी दिक्कत आ रही है, अक्षर नहीं पहचान पा रहा, या पढ़ नहीं पा रहा, मात्राओं का ज्ञान नहीं है, चंद्र बिंदु का ज्ञान नहीं है, यानी किसी भी तरीके से बच्चा अगर पढ़ने में कोई दिक्कत होती है और वो नहीं पढ़ पाता सही से, तो उसे कौन सा रोग है? डिसलेक्सिया। कई बार ऐसे पूछा जाएगा कि अमर कई बार अपने किसी भी लिखित सामग्री को ढंग से पढ़ नहीं पाता, या उसकी पुनरावृत्ति सही से नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं उसे कौन सा रोग है? पठन विकार, डिसलेक्सिया है। तुम इतना ध्यान रखना, जब भी कभी पढ़ने, भाई 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना।
और इन चारों कौशल जब आएंगे तो बच्चे के पास भाषा आ जाएगी। और टीचर तो सब कुछ सिखा सकता है, चारों कौशल सिखा सकता है, पर कभी कभी टीचर में इतना दम नहीं होता कि वो कौशल सिखा दे। वो इसलिए नहीं कि उसको वो योग्य है, टीचर जानता तो सब कुछ है, लेकिन कई बार बच्चे के अंदर ही डिजीज होती है, वो किसी कारणवश उन चीजों को सीख ही नहीं पाता। तो टीचर को पहले उस डिजीज को ठीक करना पड़ता है, उस पर ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है। जब वो ठीक होती है तब जाके कौशल उसे आएंगे। तो कई बार आता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में कोई भी दिक्कत कर रहा है, शब्द नहीं पढ़ पा रहा, वाक्य नहीं पढ़ पा रहा, या शब्दों की बनावट नहीं सही से पहचान पाता, तो अगर पढ़ने से रिलेटेड कोई बीमारी होगी तो उसे क्या लगाएंगे आप? डिसलेक्सिया। एक होती है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया हमेशा लेखन विकार है। क्या लिखा जाएगा? लेखन विकार। और ज्यादा बातें नहीं करूंगा मैं इस पर। लेखन विकार का मतलब यह है कि बच्चा, कई बार क्या होता है कि लेखन विकार का मतलब है कि बच्चा कभी कभी ढंग से लिख नहीं पाता, अक्षरों की बनावट उसे लिखनी नहीं आती, या कई बार शब्द सही से नहीं लिख पाता, टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखता है, अक्षर प्रॉपर वे में होना चाहिए, कई बार लाइन ही नहीं लिखता। जैसे मैं लिखूं सुगम, तो वो ये गलत है, उसे लाइन भी लगानी पड़ेगी, शिरोरेखा भी लगानी पड़ेगी। तो लिखते समय कभी भी प्रश्न आए कि लिखते समय कोई लड़का गलत लिख रहा है या शब्द नहीं बना पा रहा और पूछे कौन सी डिजीज है, तो कौन सी डिजीज होगी, तो कौन सी अक्षमताएं होंगी इसमें? डिस्ग्राफिया। याद रखना, लेखन से संबंधित सारे विकार किसमें रखे जाएंगे? किसी भी प्रकार के हों। मैं चाहूं तो इसमें यह भी लिख सकता हूं कि बच्चा सही से वर्ण नहीं लिख पाता है, बच्चा वाक्यों का सही से प्रयोग नहीं कर पाता, बच्चों को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, तो लेखन में ही तो आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पाठ को सही नहीं पढ़ पा रहा है तो डिसलेक्सिया। ये चीजें बस ध्यान रखना। एक होता है डिस्फोनिया। डिस्फोन, फोन मतलब ध्वनि, ध्वनि विकार कहते हैं, और ध्वनियों को सुना जाता है। ध्यान रखना, ध्वनि विकार। और ध्वनियां तो सुनी जाती, तो सीधी सीधी बात है, सुनने से संबंधित कोई भी दिक्कत है बच्चे को, तो अगर पूछा जाए कौन सी डिजीज है तो कौन सी होगी? डिस्फोनिया। मेरे पास इसका पूरा चैप्टर, अगर मैं पढ़वाना चाहूं तो आपको पढ़ा दूं, पर दिक्कत नहीं आएगी। अगर बच्चा कहीं ध्वनियों को समझ नहीं पाता है, ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता है, वो शब्दों को जब सुनता है तो मात्राओं का ज्ञान उसे सही से नहीं हो पाता, तो जब सुनने से संबंधित, भाषा को सुनने से संबंधित कोई बीमारी आएगी और पूछा जाए कौन सा है, तो ना डिस्ग्राफी होगा ना डिसलेक्सिया होगा। कौन सा होगा? डिस्फोनिया। इस बात को तुम ध्यान रखना, ठीक है? ये नहीं है, इधर ध्यान रखना। एक काम और करना, मैं यहां क्लियर कर देता हूं सभी को, ये देखते रहना। अभी इस बार है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होता है वाक माने बोलना, वाक विकार। याद रखना, वाक विकार, वाक माने बोलना। अरे एक तो सुनने, चाहे तो कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और मैं हिंदी का टीचर हूं, बच्चों को सिखाऊंगा, पर बच्चा सीख इसलिए नहीं पाता, ये नहीं कि मुझे नहीं आता, कई बार बच्चे के अंदर। और ये जो बीमारियां हैं, ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कई बार एकदम नहीं आती, कई बार हेरिडिटी से भी होती है, वंश से भी आ जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन बीमारियों को कैसे काम करें, हमें शुरू से लेना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है हमें। हम कई बार शुरू से ही बच्चों को अक्षरों की बनावट सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे करते हैं, और तब जाके ये बीमारियां अभ्यास से ठीक होती हैं। अगर बहुत समय बाद, अगर कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए आप, मैं कहूं अगर 15 साल तक का भी बच्चा है तो ये डिजीज ठीक की जा सकती है। अगर ज्यादा समय बीत गया, मान लीजिए 40 साल का कोई आदमी है और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो इसे बीमारी को ठीक करना भी कई बार असंभव हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। डिसलेक्सिया का सारा वर्णन एक सोरेंस, स्विट्जरलैंड के एक सोरेंस थे, जिन्होंने विकार की बात की है कि बच्चों के अंदर कुछ विकार होते हैं। जरूरी नहीं कि सब कुछ टीचर की दिक्कत होती है, गलती होती है, या जरूरी नहीं कि सारी टीचिंग एड्स ही गलत है। कई बार बच्चे के अंदर भी डिजीज होती है, इन डिजीज पे काम करना चाहिए, तब जाके ये ठीक हो पाती है। तो तुम्हें एक प्रश्न आएगा, डिसलेक्सिया किस विकार से रिलेटेड है? तो बच्चा अगर कभी भी पढ़ नहीं पाता ढंग से, तो कौन सा है? हाँ, डिस्कैल्कुलिया मैथ से रिलेटेड है, तुमने पढ़ा होगा डिस्कैल्कुलिया। पर मैं, विकार तो बहुत सारे, पर मैं हिंदी के से रिलेटेड विकार बता रहा हूं यहाँ, हिंदी भाषा से। एक डिस्कैल्कुलिया तो मैथ से है, जोड़ नहीं पाता ढंग से, अंकों को नहीं पहचान पाता, ठीक है? नहीं है तो डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया भी लिख सकता हूं मैं अगर चाहो तो, और मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया लिखने से है। एक है डिस्फोनिया, ध्वनि सीधी सीधी सुनने से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो ये। वाक माने होता है बोलना। अगर बच्चा उच्चारण शुद्ध नहीं है बच्चे का, बच्चा सही से बोल नहीं पाता, बच्चा अटक अटक के बोलता है, बच्चा कई बार शब्दों की बहुत ज्यादा रिपीटेशन करता है, ये सारे विकार होती हैं, और ये कई बार हेरिडिटी से भी आ जाती हैं। अगर कोई माँ बाप थोड़े से हकले हैं तो बच्चे में भी वो गुण आ जाते हैं। इसे कैसे दूर किया जा सकता है, कई बार असंभव से लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस किया जाए, अगर अभ्यास कराया जाए, टीचर थोड़ा सा पेरेंट्स से बात करे, और धीरे धीरे ये चीजें शुरू से ठीक की जा सकती हैं। इस बात को ध्यान रखना। पर आपको एक काम करना, अगर कोई बच्चा बोलते समय कोई भी दिक्कत करता है, अगर यही प्रश्न आ जाए कि बच्चा सही से अपने शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता, तो उसे डिस्फोनिया नहीं होगा, ये तो सुनने से, बोलने से होगा। वाक का मतलब है बोलने का विकार, इसे याद रखना, इन पे प्रश्न आ जाए, बोलने का विकार। और एक और चीज बच्ची बच्चे मैं यहां कर रहा हूं, एक है डिस्प्रेक्सिया, ये बता देता हूं। कभी भी प्रश्न आए, ये प्राइमरी से रिलेटेड है, मैं लिख देता हूं कौन सा है? प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, अगर कभी आए डिस्प्रेक्सिया तो ये भी लेखन में आता है, लेखन एवं चित्रांकन, चित्र बनाना। जैसे कई बार बच्चों को हम ऐसे बताते हैं, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, कुत्ते की पूंछ, रावण की मूंछ, और हम का बनाना सिखा देते हैं। तो कई बार हम लिखावट सिखाते हैं तो चित्रों के माध्यम से सिखाते हैं, वर्णों को सिखाने के लिए। कई बार डिस्प्रेक्सिया रोग होता है बच्चे में, तो चित्रांकन क्षमता द्वारा लेखन को बताया जाता है, चित्रों के माध्यम से बच्चे को अक्षर बनाए सिखाना पड़ते हैं। कई बार देखिए इंग्लिश में भी C4 कैट कैसे बनाते हैं, ऐसे कर देंगे C4 कैट, और यहाँ दूसरे कलर से ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे करके फिर ऐसे 4 वो भी कर देंगे, और इस कलर को थोड़ा सा अलग कलर से कर देते हैं और कहते हैं C4 कैट, ठीक है? तो चित्रों के माध्यम से पढ़ाना।
तो तुम इतना ध्यान रखना, कई बार इसमें वर्ण, जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उसकी बनावट सही से नहीं सीख पाता बच्चा। तो डिस्प्रेक्सिया जो है वो लेखन से ही नहीं है, लेखन और इसके साथ कभी कभी आ गया एवं चित्रांकन विकार, एवं चित्रांकन विकार। बच्चा उस अक्षर की बनावट ही ढंग से नहीं सीख पाता। कई बार आ लिखना ऐसे है और बच्चा ऐसे करके इसे बना लेता है। अब ये तो गलत है भाई, सही सा रेशो होना चाहिए इसका। तो अभी भी आए कि डिस्प्रेक्सिया किससे रिलेटेड है, तो लेखन और चित्रांकन। वैसे तो इसमें मैं चित्रांकन को शो करूंगा, पर इसमें लेखन जाएगा क्योंकि लिखने के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से लिखवाया जाता है। ठीक है, तो ये एक बच्चे ने भी तुम्हारी तरफ से एक क्वेश्चन किया है, डिस्कैलकुलिया भी तो है, तो मैं डिस्कैलकुलिया भी बता देता हूं आपको, पर वो गणित से है, गिनने से, ठीक है ना, गणना से। एक है डिस्कैलकुलिया, इसे भी देख लो, डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से है, कैलकुलिया। कोई दिक्कत है किसी को तो मुझसे पूछ सकते हैं, पर मैंने ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, अगर पढ़ने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, जैसे प्रश्न आएगा, एक लड़का समीर अक्षरों को ढंग से पढ़ नहीं पाता, तो उसे कौन सा विकार है, तो कौन सा विकार होगा, डिस्लेक्सिया। बस ये आएगा प्रश्न। एक बच्चा अपने अक्षरों को ढंग से लिख नहीं पाता या वर्णों को ठीक से बना नहीं पाता, तो हो सकता है डिस्ग्राफिया भी हो सकता है डिस्प्रेक्सिया भी हो। अगर कोई बच्चा ध्वनियों को सही से नहीं सुन पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, ध्वनियों का अर्थ नहीं निकाल पाता, शब्दों को का अर्थ नहीं ग्रहण कर पाता, तो उसे कौन सा रोग होगा, डिस्फोनिया होगा, ध्वनि विकार है। डिस्फेजिया क्या है, वाक विकार है, ये ध्यान रखना। और डिस्प्रेक्सिया क्या है, जो मैं यहां लिख रहा हूं, डिस्प्रेक्सिया है लेखन और चित्रांकन। डिस्कैलकुलिया भी लिख देता हूं, वैसे मैथ से रिलेटेड है, ये लिखो गणना विकार। गणना विकार का मतलब गिनना, ये गणना विकार है। यहां भी आप विकार लिख सकते हैं, यहां भी आप विकार लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये चीज रह गई थी आपकी कौशल में जो मुझे बतानी थी। क्लियर है सभी को? अब मैं टेस्ट ले रहा हूं भाई, तैयार हो जाओ, क्योंकि देखिए हम कई बार आपको पढ़ा तो देते हैं, लेकिन जब तक प्रश्न ना दिखाएं तो वो मजा नहीं है। प्रश्न हो सकता है, अब तक मैंने जितने टॉपिक कराए पेडागोजी के उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं, पर सारे कौशल दिखेंगे तुम्हें, कौशल पे होंगे, कभी बोलने पर प्रश्न होगा, कभी सुनने पे, कभी पढ़ने पर प्रश्न तुम्हें खुद भी निकालने पड़ेंगे। कई बार जितने नोट्स हम पढ़ाते हैं जरूरी नहीं उससे रिलेटेड हो, क्योंकि पेडागोजी अर्थ से निकाली जाएगी। मैं पहला प्रश्न दे रहा हूं और बताओ, और मैं उसके आंसर भी लाया हूं। आंसर भी आपको उसका एक, आप आंसर दे दोगे उसका, इजी प्रश्नों का तो आंसर भी दे दोगे, पर मैं उसका पूरा एक आंसर पूरा लिख कर भी लाया हूं ताकि आप उसे देखें, और ये पीडीएफ में तुम्हारे पोर्टल पर डालूंगा। जरा बताइए, शुरू कर दी मैंने, कोई नहीं, जरा बताओ ये वाला टॉपिक समझ में आ गया? इससे ज्यादा सीखना भी नहीं था। चलो प्रश्न शुरू हो गए, चलिए बताइए, प्रश्न शुरू हो गए भाई, बताओ प्रश्न शुरू हो गए, बताइए। हाँ डिस्कैलकुलिया भी हो गया। हाँ कुंदन शुरू, पहला प्रश्न बताओ। देखो मैं पढ़ रहा हूं, चलो सब बच्चे पढ़ के दिखाएंगे। अब प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता, प्राथमिक स्तर, पहले तो एक काम करो, प्रश्न को पढ़ना सीखो। आज से मैं प्रश्न भी लिया करूंगा तुम्हारे, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर प्रश्न। सुनो, पहला प्रश्न है प्राथमिक स्तर। अब प्राथमिक स्तर है तो फर्स्ट टू फिफ्थ की बात होगी, बड़े लेवल की बात नहीं, प्राथमिक स्तर की बात है। पर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कहानी पढ़कर सुनाती है। अगर सुनीता की कक्षा है तो सुनीता टीचर होगी, ये मानकर चले। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली, नहीं टीचर नहीं है, स्टूडेंट ही है, पढ़ रही है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने है तो टीचर ही है भाई, टीचर है, पढ़ने नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी सुनाती है। अगर कहानी सुना रही है तो वो तो बोल रही है और बाकी सारे बच्चे सुनने का कौशल आ रहा है, तो उस पर चर्चा करती है। तो आप कक्षा के में क्या कहेंगे, जरा बताइए। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षक और प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। कहानी सुनने से समय नष्ट होता है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करता है। तो पहली बात, जब तुम्हें ये चार ऑप्शंस दिखाई दे कभी भी किसी प्रश्न पर, और तुमसे पूछा जाए कि टीचर है तो बताओ तुम्हारी नजर में वो क्या है, तो सबसे पहले जो नेगेटिव चीजें होंगी ना प्रश्न के अंदर, उसे हटाओ। चलिए मैं नीचे वाला पढ़ता हूं। कहानी भाई, कहानी सुना रही है और बच्चे सुन रहे हैं, तो हम हमारी नजर में कौन सा पॉइंट इसमें से सही होगा? तो देखिए, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को पहला वर्ड क्या दिया, अवरुद्ध। अवरुद्ध माने बेकार करना, रुकावट पैदा करना। अवरुद्ध नेगेटिव वर्ड है, जब भी ये प्रश्न में आएगा तो वो आंसर होगा ही नहीं। अगर पूछा जा रहा है सबसे सही कौन सा है तो बताइए, तो ये नेगेटिव वर्ड है। कहानी सुनाने से क्या समय नष्ट होता है, गलत। अरे कहानी सुनाओगे तो बच्चा सुनेगा तो भाषा कौशल ठीक होगा, तो नष्ट, ये भी नेगेटिव वर्ड है, दो तो गए। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, कि सुनीता ने ट्रेनिंग ली थी बीएड में और वो इसलिए बढ़ा रही है कि वो जो वहां से बढ़ा है इसलिए समझा रही है कि मेरा काम पूरा हो जाए। अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं है, हमें बच्चों को आईएएस बनाना है, हमें बच्चों को भाषा में निपुण बनाना है। कहानी सुनाने का उसका एक ही उद्देश्य हो है कि बच्चा सुनना बहुत अच्छा सीख जाए। तो मुझे लग रहा है क्या पहला है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, इससे यही तो लग रहा है कि उसका विकास हो रहा है। तो याद रखना बच्चे, वैसे आसान प्रश्न लगेंगे तुम्हें, लेकिन तुम इन पीडीएफ के थ्रू, मैं एक चीज चाह रहा हूं आपसे कि प्रश्न जब हो तो नेगेटिव चीजों को पहचानना शुरू करो। ये गलत था, ये गलत था, ये भी नहीं है। रीतियां निभाना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है अभिव्यक्ति का विकास करना। तो ये पहला प्रश्न ठीक हो गया, वेरी गुड, ऐसे उत्तर दोगे। और देखिए ये एक काम करो, सुनो, इसका ये आंसर भी मैंने पूरा लिखा है। देखिए एक बार पढ़ दूं मैं, ए आंसर क्यों था, सुनीता कहानी सुना रही थी और बच्चे सुन रहे थे। इससे क्या होगा, देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, पूरा आंसर भी लिख रहा हूं मैं, और उस पर चर्चा करती है। इसका उद्देश्य पता क्या है, इससे कक्षा में पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। अगर वो कहानी सुनाएगी तो बोलना भी सीखेंगे बच्चे और सुनना भी सीखेंगे। और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास विभिन्न माध्यमों से किया जाना चाहिए, कि जब मौखिक अभिव्यक्ति करवा रहे हैं
तो जब वो सुन रहे हैं तो मौखिक बच्चे से अलग अलग तरीके से, एक तू बता तूने क्या सीखा, तू सुना, तो बच्चा अलग अलग तरीके से बात करेगा। तो हमेशा कक्षा के दौरान ये भी करना है कि अगर सुनाया जाए तो बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना है, बच्चा ज्यादा तरीके से अपनी बात पेश करे। ठीक है, जैसे क्या करा सकते हैं, वार्तालाप करवाएं बच्चे से कि भाई सुन लिया, बता, सस्वर वाचन कराएं, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उससे प्रश्न पूछे। इस चीज से एक काम करो, करने से क्या भाषा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो अवरुद्ध तो होगी नहीं। मैं ये चाहता हूं आपसे कि अगर मैं प्रश्न दूं तो मैं इसके आंसर भी आपको दूंगा, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न हो गया, वेरी गुड। सिर्फ ऐसा नहीं कि आंसर होगा, हम एक पूरा आंसर लेके चलेंगे इसका। चलिए बताइए नंबर 2, सारे भाषा कौशल पे डाले मैंने। बच्चों के भाषा विकास, अब भाषा विकास तो तब होगा जब भाषा कौशल आएंगे। बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है बताइए, पढ़कर बताओ। शुरू में आसान प्रश्न है, बाद में मुश्किल है इसमें। और ये भी कब आए पहले बताओ, सीटेट 31 जनवरी 2021 का प्रश्न है भाई, ये भी सुन लेना, मैंने सारे वही प्रश्न रखे हैं जो नए नए आए हैं, करके बताओ। भाषा, बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है? बच्चों को व्याकरण सिखाने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या भाई भाषा विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या व्याकरण सिखाया जाए? व्याकरण तो बेटा बात की बात है, सबसे पहले बच्चे में कौशल हो, क्योंकि अगर अर्थ से भाषा नहीं आई तो बेकार है। पहले कौशल दिए जाए, और जब कौशल से भाषा आ तो जाती है पर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो हमें व्याकरण से फिर थोड़ी, जैसे बच्चा जब कौशल आ जाएंगे तो अपनी बात प्रकट करेगा, और प्रकट करेगा तो अर्थ से ही करेगा, लेकिन कभी कभी वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो हमें फिर व्याकरण के नियम भी बताने की नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो पहले कौशल आए फिर व्याकरण दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है? सबसे, व्याकरण जरूरी तो नहीं है, पर व्याकरण सिखाने से पहले तो कौशल भी हो सकता है। ये प्रश्न उत्तर भी हो, पर मैं और भी देखता हूं। तुम क्या लगा रहे हो? डी। तुम डी दे रहे हो, मैं भी देख रहा हूं अभी, रुक जाओ, मैंने पढ़े नहीं है प्रश्न। साहित्य पढ़ाने के लिए पुरस्कृत करें। पुरस्कृत सुनो, बच्चे की भाषा विकास के लिए साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना है नहीं, साहित्य इसलिए पढ़ाया जाए कि बच्चे की भाषा और अच्छी हो जाए, पर पुरस्कृत करने के लिए हमें नहीं पढ़ाना। अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना है कि बच्चा अनुकरण कर ले, नकल मार ले। अनुकरण माने जो बोला जा रहा है वो नकल कर ले, इसके लिए भी नहीं है। अनुकरण कई बार गलत सा भी नजर आता है। भाषा प्रयोग के क्या करें? अवसर देना। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात व्याकरण भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा भाषा का प्रयोग करेगा तो हमें पता लग जाएगा कितनी भाषा है, और जब भाषा बच्चा प्रयोग करता है तो प्रयोग करते करते उसकी भाषा ठीक होगी। इसमें एक पॉजिटिव वर्ड है, अवसर। क्या है? हमें पढ़ाना कहाँ है, हमें तो पढ़ाने के अवसर देने बच्चे को, और बच्चे के अंदर पहले से ही क्षमता होती है, ये चौमस्की कहते हैं, और हमें उसके सामने भाषा बोलते रहनी चाहिए। बच्चा सारी रिसीव कर लेता है, अपनी क्षमताओं के अनुसार ग्रहण कर लेता है। तो हमें पढ़ाना नहीं है, भाषा प्रयोग के क्या करने? अवसर। इसमें भाषा प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा भाषा का प्रयोग कराना चाहिए अगर भाषा सिखानी है, लेकिन एक पॉजिटिव वर्ड क्या है? अवसर। क्लियर है? डी उत्तर वाले सही है, शाबाश। कोई नहीं, समय लूंगा बच्चे में, तो मेरी आदत जानते हो, पर इसे समझो। उत्तर ये है, पर देखिए इसका उत्तर देखिए, भाषा, बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है? देखिए सुन लीजिए, मैंने ये लिखा भी है, बच्चों के भाषा विकास के लिए भाषा प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, अगर तुम बच्चे की भाषा अच्छी कराना चाहते हो तो कहते नहीं इंग्लिश कैसे आएगी तुम्हें, अरे खूब बोलो। कई लोग, कई टीचर तो ये भी बोलते हैं, गलत बोलो सही बोलो, बस बोलते रहो, क्योंकि बोलते समय भाषा आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, बच्चों के भाषा विकास के लिए भाषा प्रयोग के अवसर देना बेहद जरूरी है। भाषा दूसरे के विचारों को पहुंचाने की योग्यता है। इसमें विचार और भाव के आदान प्रदान के प्रत्येक साधन सम्मिलित होने चाहिए, ऐसे सारे रिसोर्स होने चाहिए जिससे भाषा आदान प्रदान हो जाए। भाषा का प्रयोग केवल अपने विचारों को बताने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि कुछ नया प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। सिर्फ अपने विचार प्रकट ना किया जाए, कुछ नई चीज तुम में तो वो भी बताओ। कहीं ना कहीं भाषा के विकास के लिए भाषा का प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? तो देखते हैं, तुम उत्तर तो सबसे सही दे रहे हो। चलो इसे बताओ, इसे बताओ। ये तीसरा, ये भी जनवरी 2021 में आया है। मैं प्रश्न इंपॉर्टेंट लाया हूं, सुन लो, और सारे प्रश्न आएंगे, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। उत्तर दो, जल्दी नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं, मैं कम से कम 30 प्रश्न तो करा दूंगा तुम्हें। बताओ, फटाफट देना है उत्तर। अब मौखिक भाषा, इतना तो जान गए, मौखिक भाषा का मतलब बोलकर भाषा व्यक्त हो रही है, तो बोलने का कौशल बढ़ना चाहिए। मौखिक भाषा का आकलन करना है। एक बच्चा भाषा बोल रहा है और तुम टीचर होकर उसका असेसमेंट कर रहे हो कि कितनी उसे भाषा आती है। तो जब मौखिक भाषा का आकलन किया जाए, इवैल्यूएशन किया जाए किसी बच्चे की भाषा का, कि वो बोलकर व्यक्त कर रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कितनी भाषा है? तो उसके लिए सर्वाधिक बल किस पे दोगे? क्या चीज देखोगे किसकी भाषा अच्छी है? कैसे चेक करोगे? क्या उसका धारा प्रवाह देखोगे में तीव्रता, कि फ्लुएंट तरीके से अपनी बात बोले, प्रवाह एकदम देखोगे कि लगातार रुके ना, बोलता रहे, इससे भाषा अच्छी होगी उसकी। संस्कृत में शब्दों का प्रयोग करे। संस्कृति क्यों? हिंदी के भी शब्दों, उर्दू के भी शब्दों, अरे भाषा में तो हर छटाएं हो, विभिन्न रूप हो। तो जो एक पक्ष की बात करता है वो तो उत्तर नहीं है कि संस्कृत के शब्दों को ही देखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है। उच्चारण की शुद्धता, ये उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चारण कितना ही अच्छा है, अगर अर्थ से भाषा नहीं है तो बेकार है। हालांकि उच्चारण होना चाहिए ठीक, लेकिन मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है विचारों में नयापन हो, मौलिकता हो। शाबाश, जिसने सी कैसे लगा दिया तुमने रेनू, ये प्रश्न तो तुमने गलत कर दिया बेटा, फिर सुन लो, फिर सुन लो। जिस ये पहला प्रश्न तुमने गलत किया, मुझे लगा कि सारे ठीक कर लोगे तुम। अब देखिए क्यों हुई है। उच्चारण भी तो हो सकता है, पर एक बार बताओ, तुम्हें पता है कई बार मैं जब इंग्लिश बोलता हूँ, मैं हिंदी का टीचर हूँ, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन अच्छे होते हैं इंग्लिश में। दिस इज अ बैट, कई लोग पता है हिंदी इंग्लिश को बोलते हैं दिस इज अ बैट, कहते हैं इसकी इंग्लिश खराब है, और इस बात की क्या गारंटी है वो मीनिंग से नहीं जानता है इंग्लिश, मीनिंग तो जानता है। और यकीन करो मेरे सामने पैराग्राफ दोगे ना, मैं हिंदी का टीचर हूँ, पर आज भी मैं इंग्लिश सही से समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि वर्ड वगैरह नहीं है मेरे पास, पर मैं प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा करता हूँ। तो जो बात बोली जा रही है, ये बात सही है कि अगर उच्चारण अच्छा है तो भाषा अर्थ से ही है। बताइए बोलना किसे कहते हैं? बड़बड़ करना बोलना है, या अपनी बात को अर्थ से प्रकट करना है? मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो भी अपने हृदय के नए भाव।
बात ध्यान रखना, इसमें तुम्हें यही चीज ध्यान रखनी है, मौखिक भाषा का कोई टीचर आकलन कर रहा है तो बताइए फिर तो धारा प्रवाह भी ठीक था, फ्लुएंसी के साथ ही भाषा बोलना चाहिए उसे। धारा प्रवाह ठीक है, पर धारा प्रवाह एक ही पक्ष की बात कर रहा है, धारा ही प्रवाह क्यों ना हो, क्यों, अर्थ से हो बात तो एक छोटा बच्चा भी अपनी बात बताओ, बात कम शब्दों में पेश की जाए या ज्यादा शब्दों में अर्थ से पेश की जाए, तो मुझे लगता है धारा प्रवाह ठीक तो था, पर एक पक्ष ऐसा लग रहा है धारा ही प्रवाह की बात हो रही है। संस्कृत में शब्द ये तो बिल्कुल ही नहीं है, एक ही बात कर रहा है, उच्चारण शुद्धता ये भी एक ही बात कर रहा है, पर विचारों में नयापन हो, मौलिकता हो, विचारों के उसके अपने विचार हो, क्या ये आंसर सही है या नहीं है? नहीं, यही चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो तुम एक बताओ, मैंने तुम्हें शुरू में एक बात बताई थी, देखो समय लूंगा भाई मैं, सुनना किसे कहते हैं, सुन लेना या अर्थ से सुनना, अर्थ के बगैर भाषा नहीं है, बोलना या अर्थ से बोलना, शुद्ध उच्चारण तो बहुत बात की बात है, मीनिंग से पहले बात हो, चाहे कम शब्दों में ही बात क्यों ना कहते कोई बच्चा। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है मौखिक भाषा को जांच करने के लिए उसके विचार, बच्चे के उसके विचार, बच्चों की भाषा का अर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं इसका आंसर पूरे उसके साथ दे रहा हूं, डी उत्तर है, ये गलत हुआ, कई बच्चों का गलत हुआ, तैयार हो जाओ भाई, कैसे दोगे तुम। देखिए यहाँ मौखिक भाषा का अगर आकलन करना है तो उसमें सबसे पहले विचारों की मौलिकता देखी जाएगी, या मौलिकता ना हो तो विचारों को अर्थ से प्रकट करना देखा जाएगा, विचारों को अर्थ से प्रकट किया जा रहा है या नहीं, इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है। पर सर्वाधिक बल देते हैं, ये बात ध्यान रखोगे, इसलिए दे रहा हूं ताकि नोट्स बनाओ तुम। भाषा शिक्षण में आकलन से आशय का मतलब, आकलन का मतलब क्या है, जांचना का मतलब संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता है। जब आकलन करते हो और कोई बच्चे की भाषा का आकलन कर रहे हो और वो बोल रहा है और तुम देखना चाह रहे हो क्या, तो वो कितनी रचनात्मक तरीके से अपनी बात पेश कर रहा है, कितने अर्थ से बात अपनी पेश कर रहा है, उसमें कितनी विचारों में मौलिकता है। एक ऐसे लिख के दिखाओ मान लो तुम, तो नंबर उसको अच्छे मिलेंगे जो शब्द बड़े सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेगा या अर्थ से बात प्रकट की जाएगी, तो सीधी सीधी बात है, अर्थ पहले है। तो विचारों में संवादात्मक बोलना भी देखा जाता है और उसमें मौलिकता भी देखी जाती है। इसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी उचित रूप से अधिगम सीख पाया है, कि उसकी जो सही चीज है वो अपनी प्रकट कर गया बात, ठीक है। अथवा यही ये पता लग जाता है कितना है या नहीं। आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होना चाहिए, निदान का मतलब सुधारात्मक, कि जब आकलन किया जाए तो बच्चा जो बोल रहा है तो उसकी जो कमी है वो बता भी दिया जाए, जिससे बच्चा ठीक कर ले और अर्थ से बात ठीक हो जाएगी। अर्थात अधिगम की का कार्यक्रम में सुधार करना आवश्यक है। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका अनुभव बांटना और बातचीत करना है, और बातचीत अगर की जाएगी तो अर्थ से की जाएगी, उच्चारण नहीं, बातचीत की जाएगी तो अर्थ से की जाएगी। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है, क्या ये ठीक लग रहा है मेथड? नहीं है तो बच्चे मैं प्रश्न, देखिए मैं अगर आंसर नहीं दूंगा फिर तो मैं प्रश्न ही बताता जाऊंगा, पर मुझे लगता है इस चीज को बहुत जरूर देखोगे तुम। ऑल ऑफ द अबव रहता है तब, हाँ तब तो सभी जाएंगे, अगर आता है उपयुक्त में था सभी तो सभी लगा देना, पर सबसे पहले अगर चॉइस ना मिले तब तो तुम यही निकल लगाओगे कि कौन बेटर है, तो अर्थ पहले बेटर होगा, भाषा का मीनिंग पहले बेटर होगा, ठीक है या नहीं है? तो ध्यान रखना। तो पहले सब बच्चे बताओ, क्या मैं ऐसी पीडीएफ शुरू कर दूं देना, प्रश्न तो उसका एक सार भी दे दूं जिससे तुम और चीजें भी सीख जाओ उसमें। एक बात तो सीख गई, मौखिक भाषा का आकलन होगा तो विचारों में मौलिकता देखी जाएगी, और सिर्फ मौखिक नहीं, सुनने में भी विचारों की मौलिकता होनी चाहिए, पढ़ने में भी विचारों की मौलिकता होनी चाहिए, और लिखने में भी विचारों की मौलिकता होनी चाहिए। सारे कौशलों में विचारों की मौलिकता पहले देखी जाएगी। चलो इसे बताओ, ये तो कर लोगे तो आसान है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं जिनसे भाषा अभिव्यक्त की जाती है? चलो ठीक है ना, चलो प्रीति वेरी गुड, शाबाश। ये सीटेट 2011 में आया, बहुत पुराना प्रश्न है, पर देखिए करके दिखाओ, सारे प्रश्न बोल रहा हूं जो सीटेट में आए, और अब के जो नए प्रश्न आए वो भी दे रहा हूं। बताओ भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, जल्दी से बताइए। भाषा के, मैं एक बार पेडागोजी पढ़ा लूं फिर सारे प्रश्न तुम्हें ऐसे दे दूंगा मैं। चलिए, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, मैंने दो कौशल तुम्हें बताए थे, मैंने दो कौशल बताए थे कि जब भी चार कौशल होते हैं वो दो पार्ट्स में बढ़ सकते हैं। एक ग्रहणात्मक कौशल जिससे भाषा ग्रहण की जाती है, ग्रहणात्मक कौशल, और एक बताए थे अभिव्यक्तात्मक कौशल जिससे भाषा अभिव्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने, अभिव्यक्तात्मक कौशल। और मैंने बताया था अभिव्यक्तात्मक दो होते हैं, हम बोलकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं और लिखकर भी कर सकते हैं। अरे लिखकर मैं अपनी बात को बता सकता हूं और बोलकर भी किसी को अपनी बात बता सकता हूं, लिखकर भी बता सकता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं लिखकर। और सीधी बात यह है, ग्रहण किससे की जाती है? सुनकर अपनी किसी की बात को ग्रहण करेंगे, और पढ़कर सॉरी, तो ये सुनना हो जाएगा और ये पढ़ना हो जाएगा। इतनी बात बताई थी तो मुझे लगता है किसी का भी दिक्कत नहीं होगी बोलना और लिखना, अभिव्यक्त की जा रही है बात को, है या नहीं है? वेरी गुड, ये इसमें बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। पर पढ़ना और सुनना कौन से है? ग्रहणात्मक, ये है ग्रहणात्मक, याद रखना, ये चीजें मैंने कराई थी। इसमें भी मैं देखिए कुछ ज्यादा तो नहीं लिख के लाया, ये आसान सा है इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। भाषा अभिव्यक्तात्मक कौशल दो होते हैं, बोलना और लिखना। तो मैं पूरी पीडीएफ तुम्हारे पोर्टल पे डलवाऊंगा, तुम इसे ठीक से पढ़ना। इसमें करीबन 40-45 प्रश्न है, मैं करा रहा हूं, तुम पढ़ोगे। एक किसे बताइए भाई, एक किसे बताइए। पांचवी थोड़ा मुश्किल प्रश्न होगा, और ये अब आया 2019 दिसंबर में। सुनिए, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, इसमें चंद्रबिंदु लग रखा है, और चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं भाई। अनुनासिक, जब किसी शब्द में चंद्रबिंदु लगा होगा तो नाक में बोला जाता है, इसे कहते हैं अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक, इतना ध्यान रखना। पांचवी कक्षा पांचवी में पढ़ती है सुहानी, और जब पांचवी तक सारे भाषा कौशल आ जाने चाहिए बच्चे में, सुनना बोलना पढ़ने लिखने की क्षमता पूरी आ जानी चाहिए। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों, चंद्रबिंदु और बिंदु भी है इसमें, आदि शब्दों को लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता, लिखने की बात हो रही है, के बारे में क्या कहेंगे? अगर सुहानी
पांचों, किन्हें, आंखों, दोनों आदि शब्दों को लिख पाती है ठीक से, ढंग से, अच्छे से, तो इससे तुम उसके लिखने की क्षमता को कैसे जांचोगे बताइए। वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, अगर नहीं जानती तो लिख कैसे पाती, ये तो गलत ही हो गया, जानती तो है भाई, तभी तो चंद्रबिंदु का प्रयोग कर रही है वो। वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है, हो सकता है सजग, सजग माने जागरूक है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, अभी देखते हैं। और वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। अब ये लापरवाह क्या नेगेटिव वर्ड है, कोई बच्चा अगर अच्छे यूज करे तो लापरवाह थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना कि उसे कुछ नहीं आता, तो ये भी गलत। सर 2000 दिसंबर से वाले यहां मिल जाएगा, मैं लेकर आऊंगा ना, मैं देता रहा हूं, वही तो दे रहा हूं, सारे मिक्स क्वेश्चन दूंगा मैंने, कौशल कौशल के प्रश्न उठाए, फिर कभी कभी व्याकरण के उठाऊंगा, कभी कभी भाषा के उठाऊंगा, ऐसे उठाऊंगा। चलिए, वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यकरण करती, क्या लगाओगे बताओ। कई बच्चे इसका उत्तर डी दे रहे हैं, कई लोग बी दे रहे हैं, कई लोग डी दे रहे हैं, ढंग से पढ़ो। क्या अनुनासिक चिन्हों के नियमों का अति सामान्यकरण करती है वो? अति सामान्यकरण किसे कहते हैं पहले ये सुन लो, एक बात सुन लो, अति सामान्यकरण किसे कहते हैं सुनो। सामान्यकरण माने का मतलब है कि उसने वो अनुनासिक व्यंजनों की व्याकरण सीख रखी है, और वो इतने हद तक सीख ली उसने कि वो जब चाहे, जब भी वो अनुनासिक ध्वनि आती है तो उसका यूज कर सकती है, यानी ठीक ठाक से उसे पूरे नियम आते, वो कभी भी इस तरह के नियमों का प्रयोग कर सकती है किसी भी भाषा में। अति सामान्यकरण है, उसे ज्यादा अच्छे से आ जाता है ये नियम। तो बताइए क्या इसका उत्तर ना डी लगाना, पता क्यों? वह अनुनासिक चिन्हों, ये तो है नहीं दो, ये तो बी और ए और सी तो है ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। वह अनुनासिक चिन्हों के प्रति क्या है? सजग। तो बेटा देखिए, कितना ही बड़ा आदमी हो जाए और कितनी व्याकरण हो जाए, व्याकरण के प्रति सजग नहीं हो सकता इंसान, पूरी व्याकरण कभी भी किसी को नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो चिन्हों के प्रति सचेत नहीं रहती, उसे चिन्हों के ये जो नियम है व्याकरण के वो इतने आते हैं कि जब भी कभी मैं ऐसे बोलूं ना 5 6 जिसमें नासिक की ध्वनि होंगी, नाक की, उनका प्रयोग कर लेगी। कहीं ना कहीं जब बच्चा किसी भी शब्दों को अच्छे ढंग से लिखना जानता है तो इसका मतलब उस चीज के बारे में जो नियम है वो उसको सामान्यकरण हो चुके हैं, अति सामान्यकरण है, आसानी से उसके व्यवहार में ढले हुए हैं, वो आसानी से उसका जब चाहे तब प्रयोग कर सकती है। इसका उत्तर है डी, ये बात ध्यान रखना है, इसका मैं आंसर दे रहा हूं पूरे तरीके से, इसे ध्यान रखना, डी वाले सही थे, ध्यान से सुनो, सजग नहीं है, यह है उसको नियमों का अति सामान्यकरण है। देखिए यहां देखिए, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें और दोनों आदि शब्दों को लिखती है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि सुहानी निश्चित ही अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्य कर सकती है, यानी वो जब चाहे उसका प्रयोग कर सकती है। हाँ, डी में ही तो आती है, बिल्कुल डी सही है, डी बढ़िया है, तो उत्तर क्या था? डी। कोई नहीं, गलत तो होंगे लेकिन इसे समझो, ये पीडीएफ मिलेगी, सब पढ़ने आप तुम्हें। लिखो एक और, देखो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है बताइए, क्या इंपॉर्टेंट है? और लिखना नहीं, ये बताओ, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चारों विकल्प सेम होंगे, बताइए। और सीटेट 2018 का प्रश्न पत्र है ये, कौशल पे लाया हूं मैं, लिखने, बोलने, पढ़ने, लिखने, इन्हीं पे बात कर रहा हूं मैं। कोई नहीं, रहने, कोई बात नहीं बच्चे, गलत नहीं, दरअसल आप समझो इसे, समझो इसे। चलिए, प्रश्न नहीं दिखाता तो ऐसा लगता है कि बस पेडागोजी पढ़ा दी तो हो गया, प्रश्न जरूरी है आपके सामने, और मुझे लगता है प्रश्न वो दूं जो सीटेट में आ रहे हैं, सीटेट के ही प्रश्न आएंगे और इस तरह के प्रश्न आएंगे। बताइए, करिए करिए, चलो इसे बताओ फटाफट, करते चलो, अभी कोई नहीं, उत्तर दीजिए आप, फटाफट दो, जल्दी उत्तर दो। लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? अक्षर ज्ञान। कई लोग कहते हैं सर अक्षर का ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या लिखेगा, जैसे अगर कमल लिखना है तो क्या बनाना आना चाहिए, क्या अक्षर ज्ञान इंपॉर्टेंट है? क्या शब्द से पहले तो अक्षर ही आने चाहिए बच्चे को, शब्द तो बाद में बनाएगा? क्या वाक्य की संरचना या अर्थ की अभिव्यक्ति? वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। हमेशा ध्यान रखना, शब्द नहीं है, हमेशा लिखना शब्द से नहीं है, लिखना तो अर्थ से है। जिसने ये लगाया है उत्तर वो बिल्कुल सही है, जिसने डी लगाया है इसका उत्तर वो सही है। अच्छा बताओ, लिखना किसे कहते हैं? कुछ भी लिख लेना या अर्थ से अभिव्यक्ति करना। कई बार इतना ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा लिखता है और कोई चित्र भी बना दे, देखिए अगर एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो ऐसे करके कोई कुर्सी सी बना देता है या कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा बना देता है, तो मुझसे पूछ के देखो बेटा क्या लिखा है, क्या बनाया तूने, तो कह देगा मैंने आपकी ना बिंदी बनाई है, मैंने पर्स बनाया है। बच्चा जब भी कुछ चित्र करता है या लिखने की कोशिश करता है तो वो अर्थ से ही होता है, ये बात ध्यान रखना है। कुछ भी कहते हैं कहाँ बना, तो बना देता है, और फिर पूछो तो बताएगा। हमेशा ध्यान रखना, लिखने की प्रारंभ भी और लिखना सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट अक्षर ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, वाक्य नहीं है, अर्थ की अभिव्यक्ति है। अर्थ से बात प्रकट होगी तो ये बात सही होगी, और प्राथमिक रूप से ये अर्थ होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो डी, ये बात तो बिल्कुल भी इजी थी। चलिए फिर भी देखिए इसका उत्तर, लिखना सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। अर्थ को समझने के साथ साथ शब्द के अनुप्रयोगों में स्पष्टता आती है। अगर अर्थ समझोगे नहीं तो गड़बड़ लिख दोगे, अर्थ जानते हो तो अच्छे से लिख पाओगे, इसलिए लिखने से पहले अर्थ को देख लिया जाता है, जिससे लिखना आसान हो जाता है। मीनिंग है तो आप लिख पाएंगे, इंग्लिश इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि मीनिंग ही नहीं है, और हिंदी में हर बात इसलिए लिख देते हो क्योंकि तुम्हें उसे अर्थ से आता है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ध्यान रखना, मैं इसके आंसर साथ में लिख रहा हूं ताकि इसका निचोड़ दूं तुम्हें। पढ़ने की शुरुआत अक्षर से होगी, शब्द से होगी, वाक्य से होगी, अर्थ से होगी, से ही हो, किसी उद्देश्य के लिए हो, और किसी उद्देश्य के लिए बताओ। पढ़ने की शुरुआत अक्षर से ही हो, शब्द से ही हो, वाक्य से ही हो, या अर्थ से ही हो, और किसी उद्देश्य के लिए भी हो। किसी उद्देश्य का मतलब ये पढ़ना इसलिए सिखा रहे हैं, एक उद्देश्य है कि बच्चे को भाषा आ जाएगी, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि उसको भाषा में पारंगत करना है ना। तो पढ़ने की शुरुआत इनमें से क्या लगाओगे, उत्तर दीजिए।
उत्तर देते रहिए आप, उत्तर देते रहिए आप। चलिए उत्तर दीजिए, बताइए उत्तर दीजिए, सभी लोग उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। जरा बेटा, डी उत्तर दिया है, शाबाश। इतना ध्यान रखना हमेशा, अगर कभी भी पूछे पढ़ना ही नहीं, पढ़ना सुनना बोलना लिखना, इसका प्रारंभ ही बिना अर्थ से नहीं हो सकता बच्चे, क्योंकि अर्थ समझा जाएगा तभी तो कुछ उकेरा जाएगा, चाहे वो अक्षर उकेरे चाहे कुछ भी उकेरे, शब्द लिखे वर्ण लिखे या कोई बात कहे, बिना अर्थ से नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, अक्षर शब्द और वाक्य तो बात की बात है, पहले उस बात को जो वो बना रहा है उसका एक इमेज होना जरूरी है, तो अर्थ से हो। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सही है, सबका। ये मत लगा देना अक्षर और शब्द से हो शुरुआत, घटना नहीं है, अर्थ पहले हो तब जाके उसे उकेरा जाएगा, चाहे वर्ण ही क्यों ना हो। डी सही है, इस बार डी सही है। और देखिए सुनिए, ये तुम्हें अब समझ में आ जाएगा डी से क्यों है। देखो सुनो, पढ़ने का जो प्रारंभ होता है ना, वो अर्थ में निहित होता है। पढ़ने की जो शुरुआत होती है ना, अगर कोई पढ़ेंगे, कहते हैं अक्षर नहीं पहचानेगा तो पढ़ेगा कैसे, अक्षर पहले नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो अर्थ से है, ग्रहण करने से है। पढ़ने का प्रारंभ का मतलब ही यह है कि उसमें अर्थ निहित है। पढ़ने का प्रारंभ तो अर्थ को समझने से ही होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो छोटी सी चीज लिख के लाया, थोड़ा ध्यान रखना। समझ गए या नहीं? कोई नहीं, तुम सारे प्रश्न याद भी रखोगे ये। चलिए सार्थक, ये भी प्रश्न आया कहाँ, 2018 में। देखिए सार्थक, और फिर देखिए पढ़ने पर है, पढ़ने बोलने सुनने पे प्रश्न आया। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों को, शब्दों की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, या भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है। सार्थक जो है पढ़ते पढ़ते, एक किताब पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते कभी कभी वाक्यों को रिपीट करने लग जाता है। वो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते क्या करता है, वो एक दो बार को रिपीट कर देता है, जैसे मोहन कलकत्ता कलकत्ता ऐसे दो बार बोल जाता है। तो कई बार पढ़ते पढ़ते रिपीटेशन कर रहा है ना। यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है, तुम टीचर हो, पहचानो क्या दर्शाता है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। अच्छा देखिए, अधिक समय लेता है, हमेशा जो बच्चे की नेगेटिव चीजों को बताएगा वो आंसर नहीं होगा। कोई बच्चा पढ़ने में अधिक समय ले रहा है तो उसकी तुम कमियां गिना रहे हो, कमियां तो सीखने सिखाने का हिस्सा होती है, कमियां जो दिखाएगा वो गलत होता है उत्तर। अधिक समय लेता है, हटा दो इसे, ये तो गलत कह रहा है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ये भी बात गलत हो रही है कि अटक, ये भी उसकी नेगेटिव अप्रोच को बता रहा है। क्या वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। हम टीचर जितने भी हैं वो ये देखते हैं कि बच्चा कुछ भी क्रिया कर रहा है तो हमें उसमें से पॉजिटिविटी देखनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी बच्चा अगर कभी कभी पढ़ने की कोशिश कर रहा है क्लास के सामने और कई बार वो अटक जाता है, तो ये जरूरी थोड़ा कि उसे पढ़ना नहीं आता, वो शायद उसका अर्थ ग्रहण कर रहा हो इसलिए दोबारा से रिपीट करने लगता हो। ठीक है, नहीं याद रखना, अगर कोई बच्चा सार्थक ही क्यों ना हो, कोई भी बच्चा अगर वाक्य और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है पढ़ते समय तो वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इस बात को ध्यान रखना। और लंबे लंबे शब्दों में कठिनाई होती है, फिर नेगेटिव अप्रोच नेगेटिव अप्रोच नेगेटिव अप्रोच, नकारात्मकता की बात करें तो हटाइए। उत्तर भी कैसे लगाया किसने, चारों अटक अटक के ही पढ़ सकता है। मान लो कोई बच्चा तुम क्लास में कहो कि बेटा करना, तो कई बार बच्चा घबराता भी तो है पूरी क्लास से। मैं तो खूब घबराता था जबकि पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब भी क्लास में जाता था खड़ा हो ही पढ़, तो मैं पसीने इतने आते थे और रिपीटेशन करता था। हो सकता है कई बार बच्चा डर से भी हो, और हो सकता है बच्चा कई बार, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता जा रहा हूँ, एकदम अर्थ समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करते हैं कई बार हम। तो पुनरावृत्ति अगर होती है तो हो सकता है वो अर्थ से समझ के पढ़ रहा है। और हमें हमेशा जितने भी ऑप्शंस में हो, ऐसे ऑप्शन कभी नहीं देखने जो नेगेटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं बच्चे की, हमेशा उसमें से पॉजिटिव देखना होता है। यही सीसीई का या यही एनसीएफ का फंडा है, हमेशा बच्चों की अच्छी चीजों को बताना है। बात समझ में आई? सी सही है, जिसने सी दिया उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर देख लो भाई, सार्थक यह भाषाई व्यवहार, सार्थक का यह भाषाई व्यवहार यह संकेत करता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगर बच्चा कभी कभी पढ़ते समय पुनरावृत्ति करता है तो शायद वो उन शब्दों को समझना चाह रहा है, इस बात को ध्यान रखना है तुम्हें। चलिए इसे बताइए, प्राथमिक स्तर पर मुश्किल होने शुरू होंगे प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम है। अब इस बार कम बतानी है, ध्यान से सुनना। प्राथमिक स्तर पर ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, लेकिन वो उसमें कम, सबसे कम छांटना है। कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे कम मौखिक अभिव्यक्ति की बात करेगी। किसी घटना का कोई बच्चा वर्णन कर रहा है, कोई एक्सीडेंट देखा और फिर वो टीचर को आगे बता रहा है ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या पूरी अर्थ से बताएगा? नहीं बताएगा। अगर कोई बच्चा घटना का वर्णन करेगा तो पूरी अर्थ सार्थकता होगी। तो मुझे कम तो नहीं लग रहा ये तो पूरी भाषा को निचोड़ के रख देगा ये वाला चीज, की अगर घटना वर्णन करेगा तो पूरी भाषा व्यक्त हो जाएगी। कहानी को शब्दशः, शब्दशः तो है, और क्या लिखना है, दोहराना। दोहराना माने होता है रटना, दोहराना माने रिपीट करना, और रिपीट या दोहराना, दोहराने को एक काम करते हैं हम, कहते हैं रटना। वो क्या करता है, जो कहानी पढ़ी है उसे एज इट इज ही सुना देता है, जिसमें उसकी कोई अपनेपन नहीं है, वो तो वो रट के आया है जो किताब में पढ़ा है। तो जो रटने की प्रवृत्ति को देगा, जो दोहराने की बात करेगा, वो नेगेटिव अप्रोच की बात करता है। सबसे कम कौन सा, यही है, कहानी को शब्द से। अच्छा देखिए, प्राथमिक स्तर पर कोई भी गतिविधि बच्चों की मौखिक व्यक्ति के विकास में सबसे कम, पता है कौन सा होगा, जो कहानी को रटकर शब्द बता देगा। वही गलत है। कहानी को अपनी भाषा में कोई बच्चा सुना रहा है, कहानी पढ़ी इंग्लिश में, फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, तो बिना अर्थ से तो कर ही नहीं सकता। अपनी भाषा में सिखाना तो सबसे अच्छा है। अगर मुझे इसमें सबसे अच्छा छांटते तो यही होता है, कोई भी बच्चा जब अपनी बात में
किसी भी बात को अपनी बात से प्रकट कर देगा तो तभी कर पाएगा जब वो अच्छे से समझ लेगा। और चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना भी सही है कि एक चित्र बनाई और कहें बच्चे से भाई कहे, और बच्चा अपनी बात को प्रकट करेगा तो ये भी अर्थ से करेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर सबसे कम आंकोगे तो ये है। अब तुम्हें इसमें से एक नेगेटिव शब्द याद रखना है, दोहराना। क्लियर है? सी नहीं है बेटा? अपनी भाषा में क्या पूछ रहा है? सबसे कम, सबसे अच्छा नहीं, सबसे अच्छा तो ये है पर वो सबसे कम तो ये है, रटने की बात कर रहा है, यही गड़बड़ है। कम माने नहीं, आप प्रश्न को पढ़ना सीखें, इसमें कम पूछा था दिसंबर 2019 में। सुन लो, मैं एक लिख के बिलाया हूं। देखिए, दी गई गतिविधियों में प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम पूछें। सबसे कम प्रभावी जो होगा वो रटाना होगा, वो दोहराना होगा किसी भी चीज को। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए 10वां प्रश्न बताइए, 10वां प्रश्न बताइए। करते चले बच्चे, अभी प्रश्न दे रहा हूं और बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही करना शुरू करूंगा और ये पूरी पीडीएफ आएगी, इसके आंसर भी आ जाएंगे, इसे अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। चलिए, आज तुम्हें पीडीएफ मिलेगी, इसे पढ़ना है अच्छे से सबको। तुम कहते हो ना कि प्रश्न चाहिए तुम्हें, जी के सारे प्रश्न करीबन इसमें ही 40-50 होंगे, हर पीडीएफ में लाऊंगा तो बहुत प्रश्न हो जाएंगे और अलग अलग करके छांट के देख रख दिए विद आंसर। ये 2019 में है, बताइए। उत्तर दो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट इस बार प्राइमरी लेवल पर मौखिक अभिव्यक्ति की का विकास करना है और सबसे महत्वपूर्ण बताना है, तो सबसे अच्छा बताना। तो देखिए, कहानी को जो कहते हो दोहराना, दोहराना माने रटाना, दोहरा रहे हैं जो कहते हो, तो ये तो सबसे कम होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है तो ये तो होगा नहीं। कहानी सुनकर चित्र बनाना, तो ये अच्छा हो सकता है। कहानी सुनी और बच्चा चित्र बनाए तो हो सकता है ठीक हो, पर अभी मानकर चलते हैं इससे भी बढ़िया तो कोई नहीं है। कहानी सुनकर शब्द से लिखना, जहां शब्द से होगा वो रटने की बात करेगा, तो ये भी नहीं होगा। और कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना, अब बताइए इन दोनों में से क्या लगाओगे? अगर कोई बच्चा कहानी सुनकर चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कर दे तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बिना मस्तिष्क के तो करेगा नहीं, उसका विवेक चलेगा, उसमें उसका लॉजिक चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर मुझे लगता है कहानी सुनकर अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में उसे अभिव्यक्त कर देगा, इससे बड़ा बच्चे की बता कौन सी बात सही होगी? वो नहीं जो किताब से पढ़कर समझाए, वो जो वो अपने मौलिक विचार पेश कर रहा है, जो समझा और उसके थ्रू वो अपनी निर्णय ले लेके, ये नहीं ये होना चाहिए था, वो भाषा अच्छी है। तो जब बच्चा किसी भी बात को अपनी भाषा में प्रकट करेगा, उससे बड़ा अर्थ का कोई नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी बच्चा अपनी बात को अपने शब्दों में प्रकट करेगा, मेरे द्वारा नहीं, मैंने जो सिखाई वो नहीं, जो उसने सीखी है और जिसे उसने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, सबसे अच्छी बात भाषा की वही, और वही उसकी असली भाषा है। सीधी सीधी बात है, कहानी सुनकर बच्चा अगर अपनी भाषा में व्यक्त करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इस बात को ध्यान रखना, चाहे वो बड़ा बच्चा हो चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक है नहीं है? 2019 जुलाई, ध्यान रखना, एनसीएफ ये बात कहता है बच्चों को उसकी अपनी भाषा में बात करना सिखाओ। बच्चा अपनी सारी घटनाओं को, अपनी सारी द्वेषों को खुद प्रकट कर दे अपनी बात, तुम्हें सिखाने की जरूरत ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। चॉमस्की इस बात को कहता था कि बच्चे के अंदर भाषा की क्षमता उसके अंदर है, बस तुम्हें अवसर देना है और वो अपनी भाषा को प्रकट करता जाएगा, उसकी भाषा व्यक्त होती चली जाएगी अर्थ से। इतनी चीज ध्यान रखना है तुम्हें। चलिए आगे बढ़े। ये इसका पूरा निचोड़ा पढ़ना भाई, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत बड़ा है। ठीक है, ये पीडीएफ दूंगा, देखना इस प्रश्न को। इसे बताइए, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ये तुम्हारे पास पीडीएफ आ जाएगी, अच्छे शब्दों में लिखी है मैंने, तो तुम्हारे लिए मेहनत करके ही बनाई है। सुन लो, कई बार ऐसा लगता है ना सीटेट के बच्चों को सिर्फ पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, कुछ मिलता नहीं है। प्रश्न में दे रहा हूं तुम्हें, और सुनो, तुम्हारे लिए ही करा ये काम मैंने, ठीक है ना? पूरा निचोड़ भी लिखा है इसका, पढ़ना है इसे अच्छे से। मुझे लग रहा है अगर तुम इसका निचोड़ पढ़ जाओगे तो सारी चीज तुम्हें टू द पॉइंट आ जाएंगी, पेडागोजी ऐसे याद हो जाएगी। चलिए, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, फिर कौशल पर है। बच्चों को तुम लिखना सिखा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? सुंदर लेख। सिर्फ सुंदर सुंदर लिख दे, कोई अर्थ ना हो उसमें। सुंदर लेख से ज्यादा पहले अर्थ होना चाहिए। चलिए, ये मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि सिर्फ सुंदर लेख होना तो चाहिए, पर सुंदर लेख के साथ मीनिंग भी होना चाहिए, भाषा का विचार भी होना चाहिए। वर्तनी की शुद्धता, कि बस वर्तनी ठीक हो, स्पेलिंग ठीक हो, होनी तो चाहिए, पर मीनिंग तो नहीं है। काव्यगत भाषा की जो काव्य पंक्तियों में, गजलों में जो बात कही जाती है, पोएम्स में ही कहे बच्चा बात, या विचारों की अभिव्यक्ति बेटर हो। हमेशा ध्यान रखना, चाहे लिखना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे बोलना हो, सुनना हो, सबसे पहले बच्चों के विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति देखी जाती है। पीठ के मत सोचो, मुझे मालूम था तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पेपर 2 के तो है नहीं। अब एक बार बताओ, मैं भाषा कौशल पे लाया हूँ, कि तुम्हें ऐसा लगता अगर मैं ये चीज यहाँ नहीं लगता ना, तो तुम्हें ऐसा लगता अरे ये तो सर तब तो सबको बराबर लगता। मैंने इसलिए दिखाया ये सब मिक्स प्रश्न है, P2 के भी इसमें प्रश्न है, ये जो पीडीएफ में दूंगा ना इसमें सबके प्रश्न है। लेकिन सुनो, इसे ऐसे मत देखो, कौशल पे प्रश्न आएंगे, बड़े पे भी आएंगे, छोटे पे भी आएंगे, सेम ही तो आएंगे, तुम्हें सारी चीज पता होनी चाहिए। तो तुम ये मत देखो कि भाई इसमें अरे शुरू में मैंने इजी प्रश्न रखे हैं तो इसलिए इसके आ रहे हैं, ये सारे आएंगे और ये सारे पढ़ने हैं तुम्हें, चाहे जनरल पेपर हो, फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो। लिखने कौशल पे ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तुम देख लो एसएसटी वालों और साइंस वालों, दूसरे पेपर वालों, ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं। प्रश्न तो सेम ही है, सारी पीडीएफ में है सारे प्रश्न, मैं तो सभी तरह के प्रश्न लाया हूं। चलिए, ये रहा उसका पूरा निचोड़।
इसे पूरा पढ़ लोगे तो सारी चीज समझ जाओगे, लिखने में क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति होती है। लिखना एक सार्थक गतिविधि तब बन पाएगी जब बच्चा अब उसे अपनी भाषा में प्रकट करे, यहां से अपनी कल्पनाएं पेश करे, अपनी दृष्टि में लिखेगा, तभी भाषा सबसे अच्छी मानी जाएगी। सारा लेखन इसमें है, ठीक है। आगे है, उसे पूरी आजादी मिले लिखने की अपनी बात को। बच्चों को ऐसे अवसर मिले कि वे अपनी भाषा और अपनी शैली विकसित कर सके, ना कि ब्लैक बोर्ड, किताबों, शिक्षकों द्वारा जो रटाई गई बातें हैं वो याद हो, उसे अपनी बात याद हो, यही लेखन आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। फिर देखिए, नकल नहीं करे वो, अर्थात बच्चा अपने भावों को प्रकट करे, अपने विचारों को प्रकट करे, अपने अनुभवों को प्रकट करे, को अभिव्यक्त करने में व्याकरणिक नियम, वर्तमान की शुद्धता, वर्तनी की शुद्धता और सुंदर लेखन, काव्यगत भाषा जैसी चीजों का दबाव नहीं होता। व्याकरण की, ठीक है, या फिर वर्तनी की या सुंदर लेख की कोई बाधा नहीं होती अगर बच्चे की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है। ये तो सेकेंडरी बातें हैं, बच्चे की अपनी बातों को प्रकट करना आना चाहिए। सेम ही क्वेश्चन तो आते हैं, वही तो मैं समझा रहा हूं, पर मैं लिखकर दोनों तरह के लाया हूं, दोनों प्रश्न मिलेंगे तुम्हें। पर ये जो मैं इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं ना तुम्हें, ये तुम्हें इसे पढ़ना है अच्छे से समझ में। अगर प्रश्न पढ़ रहे हो और उत्तर है तो उसका उत्तर निचोड़ना नहीं, यहाँ रखा है। लेखन में सबसे पहले ये बातें देखी जाएंगी, ध्यान रखना। अगर प्रश्न होगा तो इनमें से निकालना है, पूरा पढ़ना है तुम्हें। अब पढ़ाई शुरू कर दो तुम, ऐसे नहीं है कि बस मैं क्लास ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हें पोर्टल ये ऑनलाइन कोर्स लिया, ऑनलाइन का मतलब ये थोड़ा ना कि बस वीडियो आ जाएगी, तुम्हारी मेहनत नहीं है, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा तभी तो कर पाओगे। और ये सारी चीजें इसे पढ़ो, इतने छोटे नहीं हो कि आप नहीं समझ सकते ये सारी चीजें। चलिए बताइए, इसे बताओ 12वां प्रश्न। पहली कक्षा में बच्चों के साथ आज मैंने टेस्ट रखा है, और देखिए ये भी 2018 में सारे नए प्रश्न आए हूं, 2021-22 के भी प्रश्न है। पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। एक बच्चा गा रहा है यानी बोल रहा है कविता को, और बताइए ध्यान रखना पहली कक्षा का बच्चा है, ये भी ध्यान रखना फर्स्ट क्लास का बच्चा है। पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता पढ़ाई आपने और गा दी, जैसे कोई भी चिड़िया की कविता गा दी और बच्चे सुन रहे। सुनने के बाद अगर बच्चे ने समझ लिया, सुन ली, तो क्या करें। पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द से सुनाए। ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, ये आए तो हटा दो, ये तो करना नहीं भाई, रटाना तो पहली क्लास वाले बच्चे को भी नहीं है, उसे भी अर्थ से आनी चाहिए। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, हाँ हो सकता है प्रश्न पूछो तो वो उत्तर देगा, पर ये भी ध्यान रखो पहली कक्षा का है। और ये कर सकते हैं हम काम, प्रश्न छोटे बना लो फिर पूछो, ठीक है ना, अर्थ बताएगा। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, सिर्फ 5, ऐसा लगेगा 5 शब्द तो रट के भी बता देगा बच्चा। या बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में और अपनी ही पसंद की कोई कविता गाएगा, तो ज्यादा मौलिकता नजर आएगी, ज्यादा उसका नया बनाएगा। याद रखना, सबसे अच्छा उत्तर वो होगा जिसे बच्चा अपनी भाषा में व्यक्त करेगा, चाहे छोटी क्लास का हो चाहे बड़ी क्लास का हो। इस भी नहीं, ये गलत है, उत्तर है ये सबसे अच्छा क्या करेंगे। ये देखिए मैं यही समझा रहा हूं पे, तो मैं आपको अपनी भाषा में अगर कोई बच्चा अपनी बात कह देगा, उससे बढ़िया बात कोई नहीं है, क्योंकि उसके अपने विचार प्रकट हो जाएंगे वहां। और हमें तो बच्चों के विचारों को तो प्रकट कराना है, तभी तो भाषा आएगी। उत्तर क्या है, डी। उत्तर क्या है, डी। पढ़ना ही से समझना है सबको। क्लास कैसी लग रही है ये भी बताओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाता जा रहा हूं। ठीक लग रही है क्लास, पढ़ाया भी बहुत है तुम लोगों को, अब प्रैक्टिस की बात शुरू हो गई तुम्हारी। अब प्रश्न इसलिए ज्यादातर पेडागोजी आएंगे, और पैसेज भी शुरू करूंगा भी मैं तुम्हारी इसी तरह से। पैसेज कैसे कर पाते हो तुम, ठीक है ना। पहली कक्षा की बात कर रहा हूं, सुनो। मैं बच्चों के साथ कविता जब पढ़ाई जाए, और कविता नहीं कहानी भी पढ़ा रहे हो बच्चों को, तब के बाद जब भी हम पहली क्लास के बच्चों पढ़ाएंगे, से यह कहना हमेशा कहना कि जब आप पढ़ा दो कि बेटा इस बात को जरा अपनी बात में कह के दिखा, तुम्हारे गांव में कैसे सुनाते हैं पोयम, इस तरह से बात करते तो बच्चा अपनी बात को, विचार को प्रकट करेगा। क्योंकि बच्चा छोटा है, उससे अगर प्रश्न करेंगे तो हो सकता है वो हमें कुछ नहीं करना, हमने कोई चिड़िया की कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद कभी तुम किसी पक्षी की कहानी सुनाना, अच्छा तुम्हें क्या आता है, तो बच्चा अपनी बात प्रकट करेगा, तो अपनी भाषा ही तो प्रकट करेगा। तो सीधी सीधी बात है, हमें सबसे पहले कहना है कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। सर्वाधिक उपयुक्त निर्णय होता है टीचर के लिए, क्योंकि बच्चा अपनी बात को प्रकट कर जाएगा वहां, और हमें बच्चे की क्षमताओं को धीरे धीरे बाहर निकालना है। और जब वो बाहर निकालता है, फिर हमें पता लगता है यहाँ थोड़ी बहुत कमी, उसे ठीक करते चले जाते हैं, अवसर देते जाते हैं, बच्चा फिर अपनी बात प्रकट करता जाएगा। तो हमारा जिम्मेदारी यही है कि वो अपनी बात उसी की बात से प्रकट करवाए, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक तथा छात्र के मध्य जो भाषाई असमानता है, एक तो वो कम होती है, बच्चा बात नहीं करता कई बार, ठीक है ना, और अच्छी भाषा भी कम होने का प्रयास हो जाता है। याद रखिएगा, इसे पढ़ना है। एक और प्रश्न करो भी, बहुभाषिकता का प्रश्न बताओ। बहुभाषिक कक्षा का मतलब है इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास का मतलब क्या है, बहुभाषिक यानी कक्षा कि एक ही कक्षा के अंदर कई भाषाओं का होना, यानी अलग अलग बच्चों का परिवेश है, कोई गुजराती जानता है, कोई मराठी, कोई हिंदी, कोई तमिल, तेलुगु, एक ही कक्षा में तरह तरह के बच्चों का होना बहुभाषिकता कहलाता है। बहुत सारी भाषाएं उस कक्षा में। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा, कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा। हालांकि बहुभाषिकता का एक चैप्टर अभी मैंने कराया नहीं है, मैं कराऊंगा, बहुभाषिकता वाला एक चैप्टर कराना है मुझे, हो सकता है इसके बाद ही करा दूं, पहले मैं बहुभाषिकता ही करा दूं व्याकरण के बाद। क्वेश्चन तो मैं सारे सीटेट के लाया हूं, इसलिए अच्छे ही होंगे, और अब भी 2000 के हैं। चलो करो, करके दिखाओ क्या लगाओगे। हालांकि अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं है। देखिए, जब भी बहुभाषिकता की बात होगी, मैं हिंदी का टीचर, और मेरी क्लास में तो तमिल वाला भी है, तेलुगु वाला भी है, मद्रासी भी है, और मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, तो हमारी पहली जिम्मेदारी हिंदी पढ़ाएंगे तो सही,
लेकिन बच्चों को उनकी भाषा में बातचीत करने के अवसर देंगे। वो क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी मातृभाषा को प्रकट करेगा तो अपनी बात को प्रकट कर जाएगा, और बच्चे की पहली जिम्मेदारी है वो अपनी बात को प्रकट करे। और फिर हम उसे हिंदी पढ़ाएंगे तो हम ये बताएंगे हम हिंदी में तो ये कहते हैं, तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं। इससे भाषा का आपसी सहज समावेश हो जाएगा। तो सीधी बात है, बहुभाषिकता की कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देना है, और देना ही पड़ता है। इस दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, बिल्कुल ये भी कहा जा सकता है। हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हाँ ये भी कहा सकता है, लिख के दिखाओ। हिंदी भाषा में सुनी हुई कहानी को अपनी भाषा में कहो, ये भी सही लग रहा है। इन दोनों से अच्छा तो यही लग रहा है कि हिंदी भाषा में जो सुनी कहानी है उसे अपनी भाषा में कह दो, ये भी सही है। पर अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, यहां बच्चे का भाषा पर बच्चे के ऊपर ही निर्णय छोड़ दिया। अब बच्चा मन चाहे अपनी बात प्रकट कर सकता है, वो जो उसे कहेगा। पर यहां तो हम उसे बांध रहे हैं कि कहानी बता भाई, अपनी भाषा में कह इस कहानी को। पर यहां तो ये कह रहा है अपनी मनपसंद का कुछ सुनाइए भाई। तो यहां बात सही है या नहीं है? जब बच्चे को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ा जाएगा और वो अपनी बात प्रकट कर रहा होगा अपनी भाषा में, उससे उसके अपने विचार व्यक्त होंगे। यहां तो वो शायद रट के भी बताए या वही बताए कि जो इसमें लिखा हुआ है उसको ही अपनी भाषा में पेश करे। सबसे अच्छा उत्तर इसका कौन सा होगा? वेरी गुड, तुम्हें आ गई भाई पेडागोजी, तुम निकाल पा रहे हो। आज की क्लास ठीक रही, इसका मतलब सबसे मुश्किल यही चीज थी मेरे लिए कि पता नहीं तुम निकाल पाओगे या नहीं, पर तुमने निकाल लिया। सी नहीं बेटा, रेखा सी नहीं होगा इसका आंसर। हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, ठीक है बच्चा अपनी भाषा में कहेगा, पर यहां उसे और ज्यादा स्वतंत्रता दी गई। क्या दी गई? यहां भी स्वतंत्रता दे रहे भाई, अपनी भाषा में कह दे। पर देखिए अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुना दो तो बच्चा गीत भी सुना सकता है, ठीक है, यानी अपनी पसंद का, ना कि बंधी हुई चीज। तो यहां ज्यादा उसे फ्रीडम मिल रही है और ज्यादातर ठीक होगा। तो डी सही है सर। बार बार रिपीट नहीं, रिपीट तो नहीं हो रहा बच्चे, रिपीट कहां हो रहा है। तो आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूं। आज कितने प्रश्न हुए? 13। आज 13 हुए। ये सारी 40 के आसपास प्रश्न है भाई, मैं तुम्हें डालू 40 नहीं ज्यादा है, तो ये प्रश्न डाल रहा हूं, इसके आंसर भी हैं और पूरा डिटेल में है। तो एक तो तुम पढ़ोगे, मैं अगली बार कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और फिर मैं इस पीडीएफ को लाऊंगा और उसमें इसी तरह की पीडीएफ देता जाऊंगा, जैसे बहुभाषिकता हो, व्याकरण पे प्रश्न हो, मूल्यांकन पे हो, ये आते जाएंगे। तो आज की क्लास ठीक रही, लेकिन इसे पढ़ना है इस पीडीएफ को तुम्हें। ये पीडीएफ मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है या नहीं है? चलिए शुक्रिया, शुक्रिया, वेरी गुड, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे। क्लास कैसी लगी ये भी बताना। कोई नहीं, 2 गलत हुए रेनू, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा ठीक कर लिया तुमने। ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो शुक्रिया।